नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बन सके। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 10 मार्च के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि हाल ही में डोल जात्रा नामक वैष्णव त्योहार किस राज्य में मनाया गया। क्वेश्चन ये 4 विकल्प दिए इसमें, त्रिपुरा, मणिपुर, असम या नागालैंड। तो बात करें डोल जात्रा वैष्णव त्योहार की, तो ये मनाया गया असम में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है ये डोल जात्रा, जो कि पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे डोल पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और यह त्यौहार जो कि भगवान कृष्ण और राधा से जुड़ा होता है और ये बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन क्या होता है कि राधा कृष्ण की मूर्तियों को सजाकर झूले में रखा जाता है और भजन कीर्तन तथा रंगों के साथ इस उत्सव को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के अनुसार वर्ष 2027 तक भारत की अंतर क्षेत्रीय बिजली संचरण जो कि क्षमता लगभग कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन है ये 4 विकल्प दिए इसमें, 120 गीगावाट, 143 गीगावाट या 168 गीगावाट या 388 गीगावाट। तो ये हो जाएगी 100, यहाँ से सही विकल्प हो जाएगा 143 गीगावाट। ठीक है, अंतर क्षेत्रीय बिजली संचरण की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि भारत के अलग अलग बिजली क्षेत्रों में, मतलब उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम और उत्तर पूर्व के बीच कितने मात्रा में बिजली एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेजी जा सकती है, ये इसका अर्थ होता है। वहीं वर्तमान में देखें तो वर्तमान में दिसंबर 2025 तक यह क्षमता जो कि लगभग 120 गीगावाट है। भारत सरकार की योजना है कि इसे लगभग 2027 तक इसे बढ़ाकर कम से कम 143 गीगावाट कर दिया जाए और आगे ये 2032 तक यह क्षमता जो कि लगभग 168 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में CISF मतलब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। क्वेश्चन है 4 विकल्प दें इसमें, 26 जनवरी को, 10 मार्च को, 15 अगस्त को या 4 दिसंबर को। तो CISF स्थापना दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है जो कि भारत में हर वर्ष 10 मार्च को। इस दिन क्या है कि 1959 में जो कि CISF की स्थापना हुई थी और यह बल CISF एक्ट 1968 के तहत मनाया गया था। शुरुआत में CISF का मुख्य काम होता है कि सरकारी औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा करना और उस समय इसमें लगभग जो कि 3 बटालियन और करीब 2800 जवान थे। लेकिन समय के साथ CISF का बहुत विस्तार हुआ है और आज इसमें लगभग 1.88 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। CISF के मुख्य कार्य देखें तो हवाई अड्डों की सुरक्षा करना, मेट्रो रेल नेटवर्क की सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा, वही बंदरगाह, पेट्रोलियम और इस्पात संयंत्रों की सुरक्षा करना, वही महत्वपूर्ण सरकारी भवनों की भवन और ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा करना, ये सभी जो कि CISF के मुख्य कार्य हैं। आज CISF भारत की केंद्रीय सशस्त्र जो कि पुलिस बल, मतलब इसे शॉर्ट में CAPF बोला जाता है, में से एक महत्वपूर्ण बल है और यह जो कि गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। हाल ही में भारत की पहली रिंग मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया। क्वेश्चन है ये 4 विकल्प दिए इसमें, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या कोलकाता में। सही विकल्प हो जाएगा इसमें से दिल्ली। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कि दिल्ली में भारत की पहली रिंग मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया। वही रिंग मेट्रो का उद्देश्य अगर देखें तो शहर के इसमें विभिन्न हिस्सों को जो कि गोलाकार नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना मैंने इसके उद्देश्य, जिससे क्या है कि यात्रियों को एक लाइन से दूसरी लाइन तक आसानी से यात्रा करने की सुविधाएं मिलती है। वहीं इस परियोजना के साथ जो कि मैजेंटा लाइन के दीपाली चौक मजलिस पार्क कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया गया इसी के साथ, और यह कॉरिडोर जो कि लगभग 9.9 किलोमीटर लंबा है। इसमें 7 नए मेट्रो स्टेशन भी बनाए गए हैं। वहीं इसके बाद मैजेंटा लाइन की कुल लंबाई लगभग 49 किलोमीटर हो गई इन सभी की वजह से। वहीं इस लाइन का कुछ हिस्सा जो कि लगभग 28.36 मीटर
ऊंचा एलिवेटेड सेक्शन है जो दिल्ली मेट्रो के सबसे ऊंचे हिस्सों में से एक है। वहीं और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी अगर देखें इसमें, तो दिल्ली मेट्रो फेज भी के तहत 3 नए कॉरिडोर की भी आधारशिला रखी गई, जिनमें से सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर जो रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक जाती है। वहीं गोल्डन लाइन विस्तार दूसरा है, ये इसका है एरोसिटी से IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 1। तीसरा है गोल्डन लाइन विस्तार जो कि तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज। इन परियोजनाओं से क्या है कि इंडिया गेट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, भारत मंडपम और हाई कोर्ट जैसे महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षाएं काफ़ी बेहतर होंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का विजेता कौन बना। 4 विकल्प हैं इसमें, चार्ल्स क्लैकर, जॉर्ज रसेल, मैक्स वर्स्टैपन या लुइस हैमिल्टन ने। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 की विजेता बनी है ये जॉर्ज रसेल। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 फार्मूला 1 जो कि सीजन की पहली रेस थी, जिसमें जो मेलबर्न ग्रैंड प्रिक्स सर्किट में आयोजित हुई थी, और इस रेस में मर्सिडीज टीम के ड्राइवर जॉर्ज रसेल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उनमें पहला स्थान हासिल किया। रेस की शुरुआत जो कि चार्ल्स क्लैकर और जॉर्ज रसेल के बीच कड़ा जो कि मुकाबला हुआ, लेकिन इसके बाद मर्सिडीज टीम की अच्छी रणनीति के कारण रसेल ने बढ़त बनाए और रक्त की रेस में जीत हासिल की है। वही टॉप पोजीशन पे कुछ लोग हैं, जिनमें से हैं टॉप पोजीशन में देखें तो फर्स्ट में है जॉर्ज रसेल जो कि मर्सिडीज टीम के, सेकेंड है किमी एंटोलिनी और तीसरे हैं चार्ल्स क्लैकर। जॉर्ज रसेल की करियर की बात करें तो जॉर्ज रसेल की करियर में ये 6ठी फार्मूला 1 जीत रही है उनके लिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनो पेमेंट्स बैंक के अंतरिम CEO के रूप में किसे मंजूरी दी। क्वेश्चन ये 4 विकल्प दिए इसमें, जिनमें से ऋषि गुप्ता, केतन मर्चेंट, अजय सेठ या संदीप बख्शी को। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनो पेमेंट्स बैंक के अंतरिम CEO के रूप में मंजूरी दी है केतन मर्चेंट को। यह नियुक्ति कब की गई? तो यह नियुक्ति 3 महीने की अस्थायी अवधि के लिए की गई है, जिसमें केतन मर्चेंट पहले से ही फिनो पेमेंट्स बैंक के CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पर कार्य कर रहे थे। वहीं बैंक के MD और CEO जो कि ऋषि गुप्ता की GST से जुड़े मामले में गिरफ्तारी के बाद यह निर्णय लिया गया। वहीं बात करें इस नियुक्ति के उद्देश्य की, तो बैंक के दैनिक संचालन और नेतृत्व को जारी रखना, और जब तक कि आगे अस्थायी निर्णय नहीं लिया जाता तब तक ये इनका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सस्टेनेबिलिटी स्किल्स हब मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए IIT बॉम्बे ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। 4 विकल्प दिए इसमें, गूगल, हनीवेल, इन्फोसिस या माइक्रोसॉफ्ट ने। तो ये दिया है हनीवेल। हाल ही में जो कि IIT बॉम्बे और वैश्विक तकनीकी कंपनी हनीवेल ने मिलकर मुंबई के पवई परिसर में जो कि सस्टेनेबिलिटी स्किल्स और इनोवेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की। वहीं बात करें इस केंद्र के नाम की, तो IIT बॉम्बे हनीवेल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्यूचर स्किल्स एंड इनोवेशन होगा, ये इसका पूर्ण नाम होगा। बात करें यहाँ के उद्देश्य की, तो इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि हरित प्रौद्योगिकी, सतत विकास और नई तकनीकों के क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षण देना, ये इनके मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य से ये पहल शुरू किया गया है और इनके कुछ मुख्य लक्ष्य रखे गए हैं, जिनमें से हैं 2030 तक 1 लाख से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण देना, सस्टेनेबिलिटी से जुड़े प्रमाण पत्र कार्यक्रम चलाना और छात्रों को प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और रिसर्च के माध्यम से सीखने का अवसर देना, ये इनके मुख्य लक्ष्य रखे गए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड ने अपना पहला रणनीतिक संचार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया। 4 विकल्प दिए इसमें, पुणे, लखनऊ, विशाखापट्टनम या कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा इनमें से, क्योंकि हाल ही में भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड ने अपना पहला रणनीतिक संचार कहाँ किया, तो ये लखनऊ में। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था कि उभरते सूचना क्षेत्र में रणनीतिक संचार। इनके उद्देश्य थे कि आधुनिक युद्ध में सूचना प्रबंधन और धारणा प्रबंधन को मजबूत बनाना, ये इनके मेन उद्देश्य थे।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। 4 विकल्प है, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प हो जाएगा इनमें से कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया आयोजित। कब किया गया, तो 8 मार्च 2026 को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जो कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल थी। वहीं यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करना और महिला सशक्तिकरण, समानता और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ससून डॉक के आधुनिकीकरण के लिए फिनलैंड की कंपनी, जो कि 3 कंपनियों के साथ समझौता किस राज्य सरकार ने किया। क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प दिए इसमें, केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र या गुजरात में। तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। 7 मार्च 2026 को, जो कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के ऐतिहासिक ससून डॉक के आधुनिकीकरण के लिए फिनलैंड की 3 कंपनियों, जिनमें से हैलबर, मिरासिस और रिवर साइकिल्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना का उद्देश्य रखा गया था कि ससून डॉक को आधुनिक, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल मछली पकड़ने के बंदरगाह के रूप में विकसित करना। इस समझौते को, जो कि महाराष्ट्र मत्स्य विकास निगम ने लागू किया, और इसके तहत कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक्स और पुराने मछली पकड़ने वाले जालों का पुनर्चक्र जैसे कार्य किए जाएंगे। इस पर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल है जो कि मुंबई, यहाँ के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, वहीं गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। कुछ और बातें यहाँ की, जैसे स्थापना दिवस यहाँ की कब मनाई जाती है, तो 1 मई 1960 यहाँ के स्थापना दिवस मनाए जाते हैं। वहीं सबसे बड़ा शहर अगर देखें यहाँ, तो मुंबई क्षेत्रफल के आधार पर, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर है ये। वहीं यहाँ के कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, जिनमें से गोदावरी, कृष्णा, भीमा और ताप्ती। यहाँ के उप राजधानी की बात करें तो जो नागपुर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण परियोजना कहाँ विकसित की जा रही है। 4 विकल्प देश में, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, गोवा या केरल में। तो ये किया जा रहा है लक्षद्वीप में। हाल ही में जो कि लक्षद्वीप की कवरत्ती द्वीप महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण परियोजना विकसित की जा रही है। इस परियोजना का निरीक्षण जो कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो कि जितेंद्र सिंह ने किया है। वहीं यह परियोजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा विकसित की जा रही है, जिसमें OTEC तकनीक समुद्र की गर्म सतह, जो कि सतही जल और ठंडे गहरे जल के लिए। ठीक है, आज का सवाल है कि स्वायत्त पहल किस प्लेटफॉर्म से संबंधित है। 4 विकल्प देश में, डिजिटल इंडिया, GM, स्टार्टअप इंडिया या मेक इन इंडिया। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही युक्ति IAS ऐप डाउनलोड करें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली MCQs और करेंट अफेयर्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। युक्ति IAS ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।